हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग अगेन। तो लास्ट क्लास में हम मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे। मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में मैं अभी आपको नंबर 1 दिखा रही थी, पैसिव मेथड। लास्ट क्लास में याद करो, मैंने आपको पैसिव मेथड में समझाया था हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है और एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई यूज ऑफ एनर्जी नहीं होता। जिसमें हमने कहा एक सिंपल डिफ्यूजन आता है और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो देखो अपने कॉपी में आपने पैसिव मेथड के अंदर ए पार्ट लिखा था सिंपल डिफ्यूजन, उसके नीचे एग्जांपल लिखा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स, सम सॉल्ट्स अलोंग विद वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट विटामिन B12 और कुछ सिंपल शुगर्स और कुछ सिंपल अमीनो एसिड्स। अब इसके अलावा बी पार्ट लिखोगे, उसी के नीचे जहां कंटिन्यू करना है, कोई नया चीज शुरू नहीं हो रहा। बी पार्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बी पार्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो देखो मैं आपको एक बात समझा के गई थी लास्ट क्लास में कि इसने कहा था कि मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे बस एक फैसिलिटी चाहिए और वो फैसिलिटी मुझे चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सम कैरियर प्रोटीन, आयन। कोई आयन या प्रोटीन मुझे यहाँ से उठाए, घुमाए और अंदर छोड़ाए, मैं चला जाऊंगा। तो मैं बिना एनर्जी खर्च किए बस एक फैसिलिटी मांग रहा हूँ। या कोई उठाकर छोड़ के आना वाला नहीं है, तो मुझे एक चैनल बना के दो, ये चैनल खुले, मैं जाऊं, चैनल बंद हो जाए। इन्हें चैनल प्रोटीन्स कहते हैं। ये वाला गेट भी कोई प्रोटीन ही बनाता है। तो जिसने बिना एनर्जी खर्च किए हाई टू लो मूवमेंट किया बट फैसिलिटी मांगी, उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो लिखो इसके नीचे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हेडिंग डाला बी पार्ट, उसके नीचे लिखना है दिस डिफ्यूजन ऑल्सो अकर्स, दिस डिफ्यूजन ऑल्सो अकर्स from high to low concentration. This diffusion also occurs from high to low concentration, comma, without use of ATP, without use of ATP, but it requires some facility, but it requires some facility in the form of some carrier proteins या carrier ions like Na+ या channel proteins etc. But it requires facility in the form of some carrier protein या carrier ions like Na+ या channel proteins etc. Example: absorption of some simple sugars, absorption of some simple sugars and some amino acids occurs by this method. Absorption of some simple sugars and some amino acids occurs by this method. फिर से जो आपने सम लिखा है दोनों जगह उसको बॉक्स में डालोगे। Absorption of some simple sugars and some amino acids occurs by this method. ठीक है, आपकी एनसीईआरटी अब जो आ गई है वो ऐसे ही लिखती है
कि कुछ शुगर कुछ अमीनो एसिड सिंपल डिफ्यूजन से जाते हैं, कौन से वाले ये कोई स्पेसिफिक नहीं बताया है। फिर कुछ सिंपल शुगर कुछ अमीनो एसिड फैसिलिटेटेड से जाते हैं, कौन से स्पेसिफिक नहीं बताया है। ज्यादातर ग्लूकोज और अमीनो एसिड एक्टिव मेथड से जाएंगे, जो मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको। पुरानी एनसीईआरटी कभी मेंशन करती होती थी कि फ्रक्टोज और मैनोज दो ऐसी शुगर्स हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्सॉर्ब होती हैं। अब ये मेंशन नहीं है, बट पहले था, तो हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जहां आपने लिखा है उसी के नीचे लिख दो स्टार लगा के। सम शुगर्स लाइक फ्रक्टोज एंड मैनोज, अलग से लिखना, अब आपको एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा। सम शुगर्स लाइक फ्रक्टोज एंड मैनोज are absorbed by this method. Some sugars like fructose and mannose are absorbed by this method. ठीक है, तो ये हमने खत्म किया पैसिव मेथड। अब लिखो नंबर 2, एक्टिव मेथड। नंबर 2, एक्टिव मेथड। सुनना आप ध्यान से फिर मैं खुद लिखाऊंगी आपको सब। ये एक्टिव मेथड, एक्टिव नाम से बता रहा है एनर्जी तो खर्च होगी, मतलब यहाँ एटीपी यूज होने वाला है। और जब भी एनर्जी खर्च होती है तब कभी हम हाई से लो नहीं करते, तब हम लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। मतलब मैं कहूँ कि एक सेल के अंदर ग्लूकोज है ज़्यादा, लेकिन उसने कहा मुझे और चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट है, तो ये मत देखो कि मेरे पास है तो मत दो, मेरे को और ज़्यादा चाहिए, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो जहाँ भी एब्जॉर्प्शन चाहिए, हाई से लो नहीं, लो से हाई, डिफरेंस खत्म करने के लिए नहीं, डिफरेंस बढ़ाने के लिए। पहले मान लो डिफरेंस है, अंदर 10 ग्लूकोज है बाहर 1 है, फिर अंदर 20 ग्लूकोज है 20, बाहर 1 ही है, फिर अंदर 50 ग्लूकोज है बाहर 1 ही है, तो डिफरेंस बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। इस मूवमेंट को हम कहते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये डिफरेंस को कम नहीं कर रहा, बढ़ा रहा है। ठीक, अब जरा समझो। मान लेते हैं ये एक सेल है, यहाँ Na+ हाई है, यहाँ Na+ लो है। अब मैं कहती हूँ ये हाई से लो जा रहा है, तो आप कहोगे मैम ये वाला मेथड तो पैसिव मेथड हुआ, हाई से लो जाना। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं कह रही हूँ Na+ लो है और यहाँ Na+ हाई है, और अब मुझे यहाँ लो है, यहाँ हाई है, और अभी ट्रांसपोर्ट भी ऐसे ही करना है। सो Na+ is absorbed from low to high concentration by causing breakdown of ATP. उससे मिला ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके Na+ का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। इस मेथड को कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब इसने सीधा सीधा अपने ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी का ब्रेकडाउन करा, और एटीपी ब्रेकडाउन करके इसने सीधा एब्जॉर्प्शन कर लिया।
अब समझो सेकेंडरी एक्टिव क्या है, तब कहानी क्लियर होगी। अब ये मान लो है ग्लूकोज, यहाँ ग्लूकोज कम है, यहाँ ग्लूकोज ज्यादा है। अब इस ग्लूकोज को भी लो से हाई जाना है, लेकिन क्या होता है, ग्लूकोज अपने लिए डायरेक्टली खुद के लिए एटीपी नहीं तोड़वा पाता। ये चाहता है मैं अंदर जाऊं, लेकिन एटीपी ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा। तो ग्लूकोज ने Na+ से क्या कहा कि सुन, तूने अपने लिए एटीपी तोड़वाया है और एनर्जी तेरे लिए बहुत ज्यादा है, तुझे उतनी थोड़ा ना चाहिए होती है, तो ऐसा कर कि मुझे तू अपने साथ साथ ले चल। वो जो तूने एनर्जी तोड़वाई है वो हम दोनों एक साथ अपने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। तो पहले तो Na+ को लगा कि मैंने अपने लिए एटीपी तोड़वाया, इसको क्यों लेके जाऊं, लेकिन फिर उसने रियलाइज करा कि चलो एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि किसी को साथ ही कर लेते हैं। तो Na+ के साथ ग्लूकोज लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, लेकिन एटीपी का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा डायरेक्टली। इनडायरेक्टली इसने एटीपी की एनर्जी खर्च की है जो मिली है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करी। तो इस मेथड को कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट मतलब साथ में। तो जिसने अपने लिए डायरेक्टली एटीपी तोड़ी और अपना खुद का अलग से ट्रांसपोर्ट किया, वो है प्राइमरी एक्टिव। मोस्ट ऑफ द Na+ and most of the K+ show primary active transport। जैसे मैंने Na+ के लिए अपना दिखाया अकेला, वैसे ही K+ जाता है। लेकिन कोई दूसरा इनके टूटे हुए एटीपी की एनर्जी खर्च करके इनके साथ साथ चला जाए, तो एनर्जी तो उसने खर्च कर ली, लेकिन किसी और की, उसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट। ज्यादातर ग्लूकोज और ज्यादातर अमीनो एसिड गेट ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मेथड, जिसका नाम क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ आई कुछ कहानी? अब लिखोगे, लिखो एक्टिव मेथड में, एक्टिव मेथड, दिस ट्रांसपोर्ट अकर्स, this transport occurs against the concentration gradient। नंबर 2 एक्टिव मेथड के नीचे this transport occurs against the concentration gradient, that is from low concentration to high concentration, that is from low concentration to high concentration। रिपीट कर रही हूं, this transport occurs against the concentration gradient, that is from low concentration to high concentration। Next line, next point. So this transport occurs by use of energy. So this transport occurs by use of energy, that is ATP। So this transport occurs by use of energy, that is ATP। Example number 1. Most of the Na+, example number 1, most of the Na+ and most of the K+ are absorbed by, important है, very very important, most of the Na+ and most of the K+ are absorbed by
प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने लिखा था 1 डिग्री लिखो या पूरा प्राइमरी लिखो एक ही बात है। मोस्ट ऑफ द Na प्लस एंड मोस्ट ऑफ द K प्लस आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Example number 2. Example number 2. Most of the glucose या simple sugars, most of the simple sugars like glucose, ऐसे कर दो। Most of the simple sugars like glucose and most of the amino acids. Most of the simple sugars like glucose and most of the amino acids get absorbed by secondary active transport. Most of the simple sugars like glucose and most of the amino acids get absorbed by secondary active transport. ब्रैकेट में लिखना को-ट्रांसपोर्ट, ब्रैकेट में को-ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई है। अब एक लास्ट मेथड लिखेंगे, नंबर 3, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। नंबर 3 है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। तो देखो, बाकी सब चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन लिपिड्स का अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है? सेम कहानी, लिपिड हाइड्रोफोबिक है और खून में पानी ही पानी है, तो मैं डायरेक्टली लिपिड को ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो अब हम एक स्पेशल मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, ये लिख लेना नंबर 3। मैं ये सब चीजें रब कर रही हूँ, एक बड़ा सा डायग्राम बनाना है अब हमें। हाँ जी, देखो सामने, सबसे पहले खाना हमारे गट की कैविटी में था, जिसको याद है हम ल्यूमेन कहते थे। तो ल्यूमेन ऑफ गट में खाना रखा है। ल्यूमेन के बाद जो पहला लेयर था, याद हो गए ना नाम, म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलारिस एक्सटर्ना और सबसे बाहर था सेरोसा। तो म्यूकोसा में सबसे अंदर थी एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा, फिर था लामिना प्रोप्रिया और फिर था मस्कुलारिस म्यूकोसा। तो हम ऐसा मान रहे हैं, ये इस कैविटी में खाना है, फिर एपिथेलियम है, फिर लामिना प्रोप्रिया है। अब करने क्या वाले हैं वो देखो। सबसे पहले ल्यूमेन में जहां खाना था, हमने लिपिड्स का किया था एमल्सिफिकेशन, किसके मदद से? बाइल सॉल्ट। इसको मैं एमल्सिफाइड लिपिड लिखूं या एमल्सिफाइड फैट, आपके लेवल पर अभी एक ही बात है। तो लिपिड का हमने बाइल सॉल्ट की मदद से पहले एमल्सिफिकेशन किया। इसी एमल्सिफाइड फैट को हमने ट्राइग्लिसराइड भी कहा था। इसके ऊपर एक्शन हुआ था लाइपेज का।
लाइपेज के एक्शन के बाद 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बना था, या मैं लिख दूं 2 फैटी एसिड, सॉरी यहाँ पर लिखो और मैं लिख दूं 2 फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड। तो मैं ध्यान से आराम से बोल रही हूँ, अच्छे से समझते जाओ। पहले ल्यूमेन में लिपिड्स का यानी कि फैट्स का बाइल सॉल्ट ने एमल्सिफिकेशन किया। उसके बाद मैंने इसे एमल्सिफाइड फैट या मैं इसको एमल्शन ड्रॉपलेट्स कह सकती हूँ, या मैं कह सकती हूँ केमिकली ये ट्राइग्लिसराइड है। अब इसका डाइजेशन हुआ जो कि लाइपेज ने किया। डाइजेशन के बाद 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बने, या मैं कहूँ 2 फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड बने, एक ही बात है। तो जो भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स बने हमारे ल्यूमेन में, उन सब डाइजेस्टेड सामान को फिर से इकट्ठा किया, एक साथ किया, और उसके ऊपर फिर से कोटिंग आ गई बाइल सॉल्ट की। बाइल सॉल्ट हाइड्रोफिलिक है, पानी से नहीं डरते, और बीच में जो फैट है वो हाइड्रोफोबिक है, वो पानी से डरता है। लेकिन अगर बीच वाली चीज को ढक लिया जाए हाइड्रोफिलिक से, तो अंदर डर है ये पता कैसे चलेगा? तो इसको ढक करके ये एक स्ट्रक्चर जो बनता है उसे मिसेल कहते हैं। आपने कभी ना कभी स्कूल में ये मिसेल शब्द जरूर सुना होगा। हालांकि एमल्सिफाइड फैट के बाद भी मैं बता सकती थी कि मिसेल बनता है, लेकिन वहां हमें ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। अब हम क्या कह रहे हैं, सुनना ध्यान से। ये सब चीजें जो भी हैं डाइजेस्टेड फॉर्म में, इनके साथ जोड़ा गया बाइल सॉल्ट्स को, इन सबको बाइल सॉल्ट के साथ जोड़ के जो बना उसको मिसेल कहते हैं। क्या नाम है? मिसेल। और ये मिसेल ल्यूमेन ऑफ गट को क्रॉस करके कहाँ पहुंच गया है? एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा। तो सुनना ध्यान से, आपके दिमाग में कुछ सवाल उठेंगे जो मुझे पता है कि आएंगे ही आएंगे डाउट्स। आप कहोगे कि मैम जब ये टूटा था इसके ऊपर भी बाइल सॉल्ट चिपके हुए थे, ये भी बाहर से हाइड्रोफिलिक था, तो ये भी एक तरह का मिसेल ही था, क्योंकि मिसेल का मतलब ही क्या है? देखो मैं यहाँ साइड में बना के दिखा रही हूँ। मिसेल का मतलब है बीच में फैट रखा है जो कि हाइड्रोफोबिक है, और ऊपर से कोटिंग चढ़ी है बाइल सॉल्ट की जो कि हाइड्रोफिलिक है। तो अगर कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर है तो उसे इन जनरल मिसेल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक स्टेप पहले देखूं, एमल्सिफिकेशन के बाद भी वो जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बने थे जिसको मैं एमल्सिफाइड फैट बता रही हूँ, उसके ऊपर भी तो बाइल सॉल्ट चिपके थे, वो भी मिसेल ही था। लेकिन उस स्टेज तक लिपिड डाइजेस्ट नहीं हुआ था, और जब तक लिपिड डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक इस लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो क्रॉस करने के लिए मुझे डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ लिपिड चाहिए। तो मैंने इसको लाइपेज के एक्शन से डाइजेस्ट करा, फिर जो डाइजेस्टेड लिपिड प्रोडक्ट्स थे उनको एक बार फिर से बाइल सॉल्ट के साथ जोड़ा, और अब इन दोनों ने मिलकर जो मिसेल बनाया, वो मिसेल ल्यूमेन ऑफ गट को क्रॉस करके कहाँ आ गया है?
एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा। तो अब एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा में पहुंच गया क्या? मिसेल। एपिथेलियम में आने के बाद ये मिसेल का ब्रेक डाउन हो गया, ये टूट गया। फिर से ब्रेक डाउन होकर मान लो 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बना और रिलीज हो गया बाइल सॉल्ट का। तो क्या कहा मैंने? मिसेल वो स्ट्रक्चर है जिसके बीच में टूटे हुए, इस केस की बात कर रही हूं, टूटे हुए हाइड्रोफोबिक लिपिड प्रोडक्ट्स हैं और ऊपर से कोटिंग है बाइल सॉल्ट की। इन दोनों को जोड़कर मिसेल बना और ल्यूमेन से एपिथेलियम में पहुंच गया। एपिथेलियम में पहुंचने के बाद मिसेल का ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होकर बाइल सॉल्ट रिलीज हो गए, ये बेकार है। अब और क्या रिलीज हुआ? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। मतलब मैंने मिसेल सिर्फ क्रॉस करने के लिए बनाया था, क्योंकि ये अकेला क्रॉस नहीं कर सकता था। अब फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, जो भी कुछ है, उन सब को इकट्ठा करके सेंटर में रखा जाएगा। इसको मैं बस फैट लिख रही हूं और इसके ऊपर ये एक कोटिंग चढ़ गई है प्रोटीन की। इसके सिंथेसिस में मदद करेगा एक सेल ऑर्गेनेली, आपने नाम सुना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ER। तो क्या कहा मैंने? जो डाइजेस्टेड लिपिड प्रोडक्ट्स हैं वो मिसेल के फॉर्म में यहाँ पहुंचे, मिसेल का ब्रेकडाउन हुआ, बाइल सॉल्ट रिलीज होकर बेकार, और इस प्रोडक्ट को जो भी आया, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एनीथिंग, उन सब को बीच में रखा गया और उसके ऊपर से कोटिंग ऑफ प्रोटीन चढ़ा दी। इसके बनने में हेल्प करता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन एक जनरल टर्म है जिसके बीच में लिपिड है, यानी कि फैट, और ऊपर से कोटिंग ऑफ प्रोटीन है। इस लिपोप्रोटीन का नाम है काइलोमाइक्रॉन। क्या नाम है इसका? काइलोमाइक्रॉन। अब ये काइलोमाइक्रॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पर कोटिंग ऑफ प्रोटीन आ गया है, और कोटिंग ऑफ प्रोटीन है तो अब इसको पानी का डर खत्म हो गया है। लेकिन अब हम इस काइलोमाइक्रॉन को एपिथेलियम क्रॉस करवा के भेजेंगे लैमिना प्रोप्रिया ऑफ म्यूकोसा में, और वहां पर फैट का एब्जॉर्प्शन होगा, लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन होगा। किस फॉर्म में? काइलोमाइक्रॉन फॉर्म में। और ब्लड कैपिलरीज में नहीं होगा, लिम्फैटिक कैपिलरीज में होगा। तो देखो, ये मैं एक लिम्फैटिक कैपिलरी दिखा रही हूँ। लिम्फैटिक सिस्टम आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, हार्ट के साथ साथ। ये इम्यूनिटी में भी पढ़ाया जाता है और सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी। फिलहाल क्या याद रखोगे? आपकी बॉडी की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट लिम्फैटिक कैपिलरीज का नाम है लैक्टियल्स। इन लैक्टियल्स में जो बह रहा है वो है लिम्फ। क्या बह रहा है इसमें? लिम्फ। और इसी में ये एब्जॉर्ब हो रहा है फैट। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है? काइलोमाइक्रॉन।
और लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है, कोई रंग नहीं होता इसका। जैसे ही इसमें फैट एब्जॉर्ब होते हैं ये मिल्की वाइट अपीयरेंस का हो जाता है, सफेद हो जाता है एकदम दूध की तरह। और उसके रंग से ही हमें प्रूव होता है कि अब किसका एब्जॉर्प्शन हो गया है, फैट का। ठीक है, समझ आई सब बातें? मैं अब एक बार सारी कहानी फिर रिपीट कर रही हूँ, आप साथ साथ देखते जाना, नोट्स में लिखते जाना, डायग्राम बनाना है, और कोई भी डाउट है तो साथ साथ पेन डाउन करना है। देखो फिर से एक बार, सिर्फ सामने देखते जाओ। ल्यूमेन ऑफ गट में जहाँ खाना रखा है वहाँ हमने लिपिड को यानी कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल को बाइल सॉल्ट के हेल्प से पहले एमल्सिफिकेशन किया। इस एमल्सिफाइड फैट को मैं ट्राइग्लिसराइड कहती हूँ, या मैं इसी को मिसेल भी कह सकती हूँ, क्योंकि इस एमल्सिफाइड फैट के सेंटर में हाइड्रोफोबिक फैट है और इसके ऊपर चिपके हुए हैं बाइल सॉल्ट। अब ल्यूमेन में ही इस एमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन किया लाइपेज ने। डाइजेशन करने के बाद 3 फैटी एसिड या ग्लिसरॉल मिला, या 2 फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड मिला, या 1 फैटी एसिड डाइग्लिसराइड मिला, एक ही बात है। जो भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट थे उन सब को बाइल सॉल्ट के साथ जोड़ा गया और जो स्ट्रक्चर बना उसे मिसेल कहते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट को बाइल सॉल्ट से जोड़ के जो मिसेल बना ल्यूमेन में, वो ल्यूमेन का वॉल क्रॉस करके पहुंच गया एपिथेलियम में। तो डायग्राम से कंफ्यूज मत होना, दोनों जुड़कर मिसेल बने और बन के वहां पहुंचे। तो मिसेल का फॉर्मेशन पूरा यही हो गया था, और पूरा होने के बाद मिसेल कहाँ पहुंचा है, एपिथेलियम में। एपिथेलियम में पहुंचते ही मिसेल का ब्रेकडाउन हो गया, और ब्रेकडाउन होकर इससे रिलीज हुए बाइल सॉल्ट और रिलीज हुए जो भी फैट के प्रोडक्ट्स थे, 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मान लेते हैं। अब इन सब फैट प्रोडक्ट्स को रखा गया बीच में फैट, और ऊपर से कोटिंग चढ़ाई गई प्रोटीन्स की। इस सिंथेसिस में रोल है ER का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जब बीच में फैट हो और बाहर कोटिंग ऑफ प्रोटीन हो, इसे कहते हैं लिपोप्रोटीन। क्या नाम है, लिपोप्रोटीन। और लिपोप्रोटीन इस केस में जो बना है उसका हमने एक स्पेशल नाम रखा है, काइलोमाइक्रॉन। क्या नाम है, काइलोमाइक्रॉन। तो पहले ल्यूमेन में मिसेल बना, ल्यूमेन से मिसेल पहुंचा एपिथेलियम में। अब एपिथेलियम में काइलोमाइक्रॉन बना, और काइलोमाइक्रॉन एपिथेलियम क्रॉस करके पहुंचा लैमिना प्रोप्रिया में, और लैमिना प्रोप्रिया में प्रेजेंट हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज जिनका नाम है लैक्टियल्स। लैक्टियल्स में एक कलरलेस फ्लूइड बह रहा है जिसे लिम्फ कहते हैं। जैसे ही लिम्फ में एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट हुआ, किस फॉर्म में, काइलोमाइक्रॉन फॉर्म में, उसका रंग एकदम मिल्की वाइट हो जाता है, दूध की तरह सफेद हो जाता है, जो प्रूफ करता है कि अब फैट यहाँ पहुंच गया है। अब धीरे धीरे इन लिम्फेटिक कैपिलरीज से फैट को डाला जाएगा ब्लड कैपिलरीज में। दैट मीन्स फैट एक ऐसी चीज है जो ब्लड में कभी सीधा एब्जॉर्ब नहीं होती। पहले उसका पूरा मैकेनिज्म करके उसे लिम्फ में डालते हैं, और फिर लिम्फ धीरे धीरे उसे ब्लड में ऐड करता है। इस वजह से कभी भी चांस नहीं रहते कि हमारे ब्लड में एकदम से एक्सेस फैट आ जाएगा। अब किसी के खून में, ब्लड वेसल्स में अगर एक्सेस फैट है, डिपोजिशंस हैं, तो वो एकदम से नहीं हुआ है, टाइम लेके हुआ, धीरे धीरे। क्योंकि अल्टीमेटली एक दिन तो सारा फैट आ रहा है ना ब्लड में, चाहे पहली बारी में नहीं आ रहा, लेकिन आ तो रहा है ना अल्टीमेटली।
तो जो भी एक्सेस फैट खाने से डिजीजेस होंगी वो ब्लड में ही दिखाई देगी। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स आपने हेडिंग डाला था, ये पूरा डायग्राम बना लोगे और इसके नीचे लिखोगे, सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स occurs, the absorption of fats occurs in the form of chylomicrons, सामने लिखा है, the absorption of fats occurs in the form of chylomicrons, comma, into the lymphatic capillaries called lacteals, into the lymphatic capillaries called lacteals। मैं रिपीट कर रही हूं, ये स्टेटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। The absorption of fat occurs in the form of chylomicrons. The absorption of fats occurs in the form of chylomicrons, comma, into the lymphatic capillaries called lacteals। Next point. Due to absorption of fat, due to absorption of fat, comma, lymph becomes milky white in appearance. Due to absorption of fat, lymph becomes milky white in appearance. Next, lacteals are the longest lymphatic capillaries. Lacteals are the longest lymphatic capillaries found in our body. Lacteals are the longest lymphatic capillaries found in our body. Next, chylomicron is a type of, क्या लिखोगे, lipoprotein. Chylomicron is a type of lipoprotein. Means it has fats या lipids in the center. Chylomicron is a type of lipoprotein. Means it has fats in the center surrounded by coating of proteins. Surrounded by coating of protein. और आखिरी में अब आप खुद सोचकर मुझे बताओगे, बाइल जूस का या मैं कहूँ बाइल सॉल्ट का रोल एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में ही है या एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में भी है? क्या बिना बाइल सॉल्ट के मिसेल बनता? मिसेल बनता नहीं, तो एपिथेलियम में जाता कैसे? एपिथेलियम में नहीं जाता तो मैं काइलोमाइक्रॉन कैसे बनाती? और काइलोमाइक्रॉन नहीं बनता तो कभी वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता। दैट मीन्स बाइल सॉल्ट का रोल सिर्फ एमल्सिफिकेशन में नहीं है, एब्जॉर्प्शन में भी है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दिस मीन्स bile salt have role in
This means bile salts have role in emulsification of fat, as well as absorption of fat. This means bile salts have role in emulsification of fat as well as absorption of fat. ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसके नीचे, later fat is absorbed, later आखिरी में finally fat is absorbed from lymphatic capillaries into the blood capillaries. Finally, fat is absorbed from lymphatic capillaries into the blood capillaries. हाँ जी, तो हमने डाइजेशन ऑफ फूड खत्म कर लिया, हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड खत्म कर लिया, साइट्स भी देख लिए, मेथड्स भी देख लिए। अब लिखो नेक्स्ट, एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन ऑफ फूड। चलो तो देखो, एसिमिलेशन का जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखा है वो तो रट लेना है, सच मतलब समझाती हूं मैं डिटेल में। एसिमिलेशन एक तरह का मैनेजमेंट है। जो खाना ब्लड में आ गया, अब उसे ब्लड से बांटा जाएगा एक एक टिश्यू में, एक एक सेल में। किसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो सही रिक्वायरमेंट कर रहा है, कहीं नॉर्मल से ज्यादा तो नहीं मांग रहा, कहीं कुछ नहीं मांग रहा हो तो क्यों नहीं मांग रहा, क्या यह टिश्यू जिंदा भी है या मर गया है। तो हर किसी को खाना बांटना, पानी बांटना, विटामिन बांटना, और फाइनली जो सामान एक्सेस में बच गया उसे रिजर्व फॉर्म बनाकर रख लेना कि बाद में काम आएगा जब कभी कमी हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेशन वो मेथड है जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं किसको कितना बांटना है और फाइनली कैसे रिजर्व फॉर्म बनाकर स्टोर करना है। तो लिखो एक लाइन, it is the process by which the absorbed food in blood is distributed to different body parts या स्लैश लगा के टिश्यूज या सेल्स, एक ही बात है। द एब्जॉर्ब्ड फूड इन ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स स्लैश टिश्यू स्लैश सेल्स, and then the remaining excess of food is stored as reserve form, and then the remaining excess of food is stored in the form of reserve food. ठीक है, तो अब ये किस तरह से स्टोर होता है वो देखते हैं। लिखो इसके नीचे, नंबर 1, एसिमिलेशन ऑफ शुगर। एक एक करके देखते हैं, एसिमिलेशन ऑफ शुगर। तो देखो, जो मेनली हमारे पास 3 सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर मिली थी, अगर आपको याद आ रही हैं, तो ग्लूकोज था, गैलेक्टोज था,
फ्रक्टोज था। ये 3 मेन है, इसके अलावा और थोड़ी बहुत ही होंगी। जितने भी एक्सेस ऑफ फ्री शुगर्स बची हैं, सिंपल शुगर्स बची हैं, उन सब शुगर्स को ग्लाइकोजन बनाना काम है लिवर का। याद है, लिखा था हमने, ये सब पढ़ चुके हैं हम, बस यहाँ पर अब उसको एक अलग टॉपिक में फिर से पढ़ रहे हैं। तो द एक्सेस ऑफ सिंपल शुगर्स इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय लिवर। फिर लिवर ग्लाइकोजन स्टोर करता है, और अगर लिवर के पास जगह खत्म हो जाए तो फिर ग्लाइकोजन स्टोर होता है मसल्स में। ध्यान आ गई सब बात? तो ग्लाइकोजन स्टोर करने के 2 एरिया हैं, लिवर, मसल। लेकिन ग्लाइकोजन बनाता सिर्फ कौन है? लिवर। तो लिखो, एसिमिलेशन ऑफ शुगर्स में द एक्सेस ऑफ सिंपल शुगर्स, द एक्सेस ऑफ सिंपल शुगर्स, that is glucose, galactose and fructose. The excess of simple sugars, that is glucose, galactose and fructose, is first converted into glycogen, is first converted into glycogen by liver, is first converted into glycogen by liver, and then this glycogen gets stored in, and then this glycogen gets stored in liver and muscles, and then this glycogen gets stored in liver and muscles. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ज्यादा नीट में बहुत बार पूछा गया है। ग्लाइकोजन कहाँ बनता है, कहाँ स्टोर होता है। अब लिखो नंबर 2, एसिमिलेशन ऑफ amino acids, assimilation of amino acids। सुनना ध्यान से, जो भी एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, इन एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स का पहले करना पड़ेगा डीएमिनेशन। क्या मतलब है? अमीनो एसिड, इसके नाम में अमीन आ रहा है। अमीन मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। हमारी बॉडी नाइट्रोजन को किसी फॉर्म में स्टोर नहीं करना चाहती। जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग चीजें, उनको बॉडी से बाहर वेस्ट बनाकर, वो हमारे लिए टॉक्सिक है, जहरीला है, हार्मफुल है। तो जो भी एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, सुनना पहले ध्यान से, उनको पहुंचाया जाता है लिवर के पास। लिवर उनका डीएमिनेशन कर देता है, मतलब लिवर उनमें से वो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स हैं वो निकाल देता है। अब जो रिमेनिंग अमीनो एसिड बचा, मतलब डीएमिनेशन के बाद जो बच गया है हिस्सा अमीनो एसिड का, उसको पहले कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइकोजन में, और फिर वो फाइनली स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ फैट। ध्यान से सुनना, मैं कहती हूँ कि मेरे को ना प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा चाहिए, मैं इसलिए ढेर सारी दालें खाती हूँ, चिकन मटन खाती हूँ, प्रोटीन ही प्रोटीन खाती हूँ, लेकिन वो बहुत प्रोटीन मुझे फ़ायदा नहीं दे पा रहा। तो मैंने सोचा भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो पता लगा मैंने जो एक्सेस प्रोटीन खाया वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ। एक्सेस वाले अमीनो एसिड को पहले तो लिवर ने डीएमिनेशन किया, मतलब आपने ज़बरदस्ती लिवर का एक काम बढ़ा दिया, और फिर उस बचे हुए अमीनो एसिड को आपकी बॉडी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रही है और फाइनली स्टोर कर रही है फैट के फॉर्म में। मतलब अगर कोई इंसान प्रोटीन डाइट एक्सेस में लेता है तो उसको फिर एक्सरसाइज भी एक्सेस में करनी होगी, जिससे कि
अमीनो एसिड एक्सेस बचे ही नहीं, सारे चले जाएं मसल्स के प्रोटीन्स बनाने के लिए। जितनी भी अपनी मसल्स है ना, सब प्रोटीन से बनी होती हैं। तो अच्छी बात है। लेकिन अगर फालतू में प्रोटीन खाए जा रहे हैं, अमीनो एसिड एक्सेस हो रहा है और अल्टीमेटली फैट बन के स्टोर हो रहा है, एक्सरसाइज कुछ कर नहीं रहे, तो कोई फायदा नहीं हो रहा, बॉडी का सिर्फ फैट कंटेंट बढ़ रहा है। तभी कहते हैं कि अगर एक्सेस में प्रोटीन इनटेक है तो एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। एक्सेस में नहीं, जितना प्रोटीन इनटेक है उस रिस्पेक्ट में एक्सरसाइज होनी चाहिए, वरना उस प्रोटीन को खाने का कोई फायदा नहीं है। तो लिखो, एसिमिलेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में द एक्सेस अमीनो एसिड्स are first deaminated by liver. The excess amino acids are first deaminated by liver. Next line, after deamination, the remaining part is converted. First into glycogen. The remaining part is converted first into glycogen, and then finally gets stored as fat. Is first converted into glycogen and then finally gets stored as fat. अब लिखो लास्ट नंबर 3, हाईलाइट करना डीएमिनेटेड बाय लिवर। अब है नंबर 3, एसिमिलेशन ऑफ फैट। तो देखो, जो भी एक्सेस में फैट है वो बॉडी के बहुत से हिस्सों में स्टोर होता है। अभी आप उतना डिटेल में नहीं समझ पाओगे, वो टिश्यूज में, एडिपोज टिश्यू में समझोगे। फिलहाल समझो, excess of fat gets stored in the form of adipose tissue in different areas, like किडनी के ऊपर फैट डिपोजिशन होता है, मीजेंट्री याद है दीवार से लटकाती है, उसके ऊपर भी फैट डिपोजिशन है, और सबसे ज्यादा स्किन के नीचे, जिसे सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। ऐसे करके और भी बहुत जगह स्टोरेज होता है। तो लिखो, all the excess fat gets stored in the form of adipose tissue. All the excess fat gets stored in the form of adipose tissue, comma, at different locations of body, like on the surface of kidney, comma, upon mesenteries, on the surface of kidney, comma, upon mesenteries, comma, under the skin as subcutaneous fat, etc. सब मतलब नीचे, क्यूटेनियस मतलब स्किन, तो स्किन के नीचे। It is stored in the form of adipose tissue at different locations, like on the surface of kidneys, comma, upon the mesenteries,
comma under the skin as subcutaneous tissue या subcutaneous fat etc. सब मतलब नीचे, cutaneous मतलब skin. ठीक, तो अब जो एक्सेस रखना था रख लिया, स्टोर भी हो गया बॉडी में. अब जो बचा है वो अनडाइजेस्टेड खाना है, जो हम तोड़ ही नहीं पाए, ना एब्जॉर्ब हुआ ना एसिमिलेट हुआ. उसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि बॉडी से बाहर कैसे करते हैं, जिस प्रोसेस का नाम था इजेशन या डेफिकेशन. याद आ रहा है, मैं डिटेल समझा चुकी हूँ. रेक्टम में फीसिस भरा, उसके दीवार पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिव हुए, सिग्नल गया ब्रेन तक, ब्रेन ने पैरासिम्पथेटिक नर्व भेजा, रेक्टम की दीवार दबी और अंदर वाला एनल स्फिंक्टर खुल गया. फाइनली प्रोसेस वॉलेंट्री था, क्योंकि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर में वॉलेंट्री मसल्स. याद आ गई कहानी, सब लिखा दी थी पहले ही. तो एक बार यहाँ एक लाइन और लिख लो, फिर से डालो हेडिंग इजेशन या डेफिकेशन. इजेशन या डेफिकेशन लिख दो. इट इज वॉलेंट्री मास पेरिस्टाल्सिस. It is voluntary mass peristalsis by which the undigested fecal matter is removed out from body. बस एक लाइन लिख दो यहाँ पर. इट इज वॉलेंट्री मास पेरिस्टाल्सिस, मतलब एक साथ पूरा का पूरा कंटेंट बाहर आएगा. बाय विच द अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम बॉडी. ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे.